सन 1781 में एक ग्रह की खोज होती है जिसका नाम है हर्शल, यूरेनस बोलते हैं। उसके बाद एक ग्रह की खोज होती है 1846 में जिसको बोलते हैं नेपच्यून। फाइनली एक ग्रह की खोज होती है 1930 में जिसको हम लोग प्लूटो बोलते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि हम ये एकदम से अचानक हम ये क्या बात कर रहे हैं। अभी आपकी समझ आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, विज्ञान अपनी खोजों में आगे लगा रहता है, इसमें लगना भी चाहिए, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन आप ये समझिए कि आज से 500 साल पीछे जाइए, ना विदेशों में कहीं कोई खोज होती थी, और ये सारी तीनों ग्रहों की खोज विदेश में हुई है। भाई नासा टाइप की कोई एजेंसी, नासा का गठन तो बाद में हुआ, लेकिन उससे पहले ही वैज्ञानिक लोग खोज करते रहते थे। और नेपच्यून के विषय में कहा जाता है कि ये दूरबीन से खोजा जाने वाला दूसरा ग्रह था। अब आप समझिए इस बात को कि जब 500 साल पहले तक कोई कहीं खोज नहीं हो रही थी, किसी भी चीज की खोज नहीं हो रही थी, ना इतना डेवलप थे फॉरेन वेस्टर्न कंट्री या फॉरेन, हमारा कोई डेवलप नहीं था। अचानक से 200 साल के अंदर, 200 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि इतना साइंस उनका उन्नत हो गया, क्योंकि तकरीबन 1700 के आसपास, 1750, 1750-60 के आसपास ही ब्रिटिश साम्राज्य धीरे धीरे घुसा इंडिया में। और वो मतलब उसने 200 साल राज किया। उसके पहले विदेशी आक्रांता मुगल थे, सब थे। उन्होंने तो खैर सोना चांदी लूटा, चलो ठीक है। मूर्खतावश उन्होंने जो है वो कहेंगे ना कि हमारे शास्त्रों के साथ गलत किया, हमारे जैसे कि यूनिवर्सिटी नालंदा जला दी। लेकिन उससे भी ज्यादा नुकसान किया इन विदेशियों ने, जिन्होंने क्या किया कि हमारा सारा का सारा लिटरेचर उठा के लेके चले गए और उसको डिकोड करने लगे। क्योंकि जब आदमी कहीं रहता है साल 2 साल, तो वहां की भाषा भी सीखता है। उन्होंने भी कोशिश की, क्योंकि 200 साल रहे तो जाहिर सी बात है उसके पहले से ही आने लगे थे, तो उनको जो है कहीं ना कहीं इस चीज में था कि यहाँ उन्नति ज्यादा है, यहाँ पर एजुकेशन भी अच्छी थी, और उन्होंने, उनको लगा कि यहाँ की जो है साइंस भी अच्छी है, तो उन्होंने उस चीज को कॉपी करने के लिए यहाँ के जितने भी हमारे लिटरेचर हैं, धर्म ग्रंथ हैं, सब उठाया और वहां पर मतलब ट्रांसफर कर दिया। जो भी नॉलेज को किसी भी रूप में उन्होंने ट्रांसफर किया। चूंकि हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत है। उसके बाद हमारे साउथ इंडिया में सेकंड नंबर पे लैंग्वेज इंडिया में जो है वो भारत की सेकंड नंबर की, सबसे पुरानी सेकंड नंबर की जो लैंग्वेज है वो तमिल है। तमिल के विषय में ये कहा जाता है कि तमिल भाषा और कावेरी नदी, इन दोनों को भगवान अगस्त मुनि जो है वो भगवान ब्रह्मा से लेके आए थे। ब्रह्मा जी ने कहा था कि आप इनको साउथ में ले जाके, मतलब दक्षिण दिशा में, क्योंकि गंगा जी नॉर्थ में बह रही थी, तो दक्षिण दिशा में कावेरी को गंगा ही कहा जाता है, गंगा के समान माना जाता है। तो वो शिव जी से लेके आए थे कावेरी नदी को, अपने कमंडल में लेके आए थे। इसकी कहानी भी है। और वही एक लैंग्वेज भी लाए थे, तमिल लैंग्वेज है, अगस्त मुनि की लाइव लैंग्वेज है वहां पर जो डाली गई है। तो अब इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी हो सकती है, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन ये पक्का है, ये तय है कि ये अगस्त मुनि द्वारा जो है लाई गई है, ये ब्रह्मा जी की। इसीलिए तमिल को हम लोगों को चाहिए कि काफी ज्यादा रेस्पेक्ट दें, क्योंकि आज भी हमारे इंडिया में सबसे प्राचीन भाषा जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली वो लैंग्वेज है, पूजा पाठ के अलावा, वो तमिल ही है और हमारी प्राचीन लैंग्वेज है। तो संस्कृति से जुड़ी हुई है, तो हमको उसको सम्मान देने में कहीं कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में मैं आपको ये सब सारी सीक्वेंस बता क्यों रहा हूं, मैं बता रहा हूं, आपको पता चलेगा। अब हमारे यहाँ ज्योतिष था, प्राचीन ज्योतिष है। जब ये ग्रंथ वहां पहुंचे, तो अब चूंकि कहते हैं ना कि किसी चीज को साल 2 साल 4 साल पढ़ने के बाद आदमी सोचता है इसको चैलेंज करते हैं,
तो उन्होंने अपने स्तर से इसको चैलेंज करना मतलब स्टार्ट किया कि जैसे हमारे ज्योतिष में बोला गया कि 9 ग्रह हैं, वो जान गए थे कि हमारे धर्म ग्रंथ ही इसके पीछे, उन्नति के पीछे, तरक्की के पीछे सारे धर्म ग्रंथ ही हैं। तो उन्होंने डिकोड किया, डिकोड करने के बाद जो भी उनको समझ में आया तो ज्योतिष पे आते हैं, उन्होंने उनको ये लगा कि 9 ग्रह कैसे हो सकते हैं। तो खोज चालू हुई, चूंकि संसाधन थे काफी ज्यादा, पैसे में भी डेवलप हो चुके थे वो, तो उन्होंने स्टार्ट किया खोजों को। अब पहले मैंने बताया कि 1781 में उन्होंने हर्शल को जो है वो खोजा, और 1846 में नेपच्यून को खोजा, और 1930 में प्लूटो को खोजा। प्लूटो सबसे आखिरी में खोजा जाने वाला ग्रह कहते हैं, आइए बताते हैं। तो खोज तो दिया, लेकिन इसको कोई वो मान्यता नहीं दे पाए, क्योंकि एक्चुअली वो खुद में कंफर्म नहीं थे कि ग्रह की प्रॉपर्टीज होती क्या है। जो हमारे शास्त्रों में वर्णित था उसको डिकोड भी नहीं कर पाए थे ठीक से। वो उनको लगता था जो दिखता है वही ग्रह है, और कुछ थोड़ी बहुत उनको जो इस पे नॉलेज हो। लेकिन कहते हैं ना, समय आते आते जब 2006 आया तो इन तीनों को ग्रह की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। अब बात यहां पर आती है कि ये बात हम क्यों कह रहे हैं, अब इस पे आते हैं कि समय समय पर हमारे ज्योतिष को एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है, और ये बताने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि आज भी कुछ ऐसे हमारे भारतीय लोग ही हैं जो ज्योतिष को इसी तरीके से डिकोड करके एक की 4 चीजें निकाल रहे हैं। अच्छी बात है, 4 चीजें निकालने, ज्योतिष में निकालें तो ठीक है, लेकिन अगर आप ज्योतिष में कुछ भी अलग से चीजें ऐड ऑन करते हैं, चूंकि ये आस्था का विषय है, ये विश्वास का विषय है। आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और अगर वो आपसे कुछ कहता है तो आप उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है इनको इसका नॉलेज है और ये अच्छी इन्होंने पढ़ाई की है, डिकोडिंग कर रखी है, इन्होंने पूरा नॉलेज पढ़ाई करके जो है इकट्ठा किया, उसके आधार पर बता रहे हैं। उसको एक ऐसी स्थिति भी आ जाती है जहां नॉर्मली अंधविश्वास भी कहते हैं। अंधविश्वास का मतलब ये नहीं कि आपने किसी चीज को गलत चीजों को माना और विश्वास कर, नहीं, आपने किसी चीज को बिना सर्टिफिकेशन के माना और विश्वास कर लिया, बिना जाने माना। अच्छा, क्यों? कितने लोग हो सकते हैं जो ज्योतिष को पढ़े और तब जाने? जाहिर सी बात है, ज्योतिषी कम है, पब्लिक ज्यादा है, तो विश्वास को जब मानता है आदमी, विश्वास करता है, तो उसको कहीं ना कहीं कुछ लोग अंधविश्वास का भी नाम देते हैं। तो आपके ना जानने की वजह से ये जो एस्ट्रोलॉजर हैं हमारे, बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, नो डाउट, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि हमारे आज की डेट में बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर इंडिया में हैं। मतलब हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो स्कॉलर हैं, अच्छे स्कॉलर हैं, अच्छा पढ़ा हुआ है। कुछ है इंट्यूशन के आधार पे है, उनको ग्रहों का ज्ञान है, इंट्यूशन उनके पास अच्छा है, क्योंकि इंट्यूशन भी कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी बताती है कि आपके ग्रह बताते हैं कि आप इंट्यूशन पावर आपका मजबूत है। तो क्यों है? हर चीज ग्रहों से जुड़ी है, इसमें तो कोई आप डाउट नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, और जो करेगा बाद में कहीं ना कहीं घूम फिर के आ जाएगा कि हम सही बोल रहे हैं। अब स्थिति है कि ये बात बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी एनालिसिस होता है कुंडली का, ये इतना बृहद विषय है कि इसमें आप अगर कोई भी ज्योतिषी कोई भी चीज अलग से ऐड ऑन कर भी देगा तो नॉर्मल व्यक्ति उसको नहीं समझ पाएगा, क्योंकि बताने के तमाम तरीके होते हैं। यह मैथमेटिक्स का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि LHS इक्वल टू RHS हमने प्रूव कर दिया देन क्लियर, नहीं, ऐसा नहीं है। ज्योतिष तो इतना ज्यादा गहरा है कि अंत तक कोई ना कोई बहाने बना के ज्योतिषी निकल सकता है। हम किसी ज्योतिषी को गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम अपने पब्लिक से, अपने व्यूअर्स से, या जो भी हमें देखे उनसे ये कहना चाहते हैं कि कोई भी चीजों को समझिए तो थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी होता है। एटलीस्ट इतना तो जानिए, आज की डेट में शिक्षा इतनी बढ़ गई है तो इतना तो आपको जानने का हक बनता है कि ग्रह काम कैसे करते हैं। बाकी ताकि आपको अगर कोई मिसगाइड करे तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा बहुत तो बेसिक नॉलेज जैसे हर सब्जेक्ट का होता है,
इसका भी होना चाहिए। और आपके स्कूल में सब्जेक्ट, हालांकि होते नहीं स्कूल में सब्जेक्ट ज्योतिष से जुड़े हुए, तो लेकिन फिर भी इसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए और इसमें जरूर इंटरेस्ट लीजिए, ताकि देखिए आज नहीं तो कल हमारा पूरा समाज ज्योतिष की तरफ दोबारा मुड़ रहा है। जो पिछले 50-60 सालों में नहीं हुआ था वो दोबारा से हो रहा है। उसके पीछे रीजन है ये हमारे कुछ अच्छे ज्योतिषी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिस पर कि लोग विश्वास करना लोगों का ज्योतिष पे दोबारा से स्टार्ट हो गया है। लेकिन इसमें इसी की आड़ में कुछ ऐसे भी लोग हैं, अब चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ लोग बताना चाहते हैं, अपने आप को बनाना चाहते हैं, मतलब कहना नहीं अच्छा लगता है कि मतलब अपनी वाहवाही के चक्कर में क्या भी डाल देंगे तो भाई देखेगा, जो आदमी देखेगा, जो नया है वो तो मान लेगा ना। हम बोले शाम के समय आप एक काम करिए, दक्षिण दिशा में मुंह करके ये पढ़िए, ये लिखिए, वो लिखिए, तो जाहिर सी बात है 1000 आदमी देख रहा है तो 2 आदमी के दिमाग में तो छप जाएगा ना। को बिना किसी लॉजिक के कैसे आप मान सकते हैं। तो मेरा आपसे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले आप इसको मानिए, कि जानिए कि आप जो आपको बताया जा रहा है उसमें ऑथेंटिसिटी कितनी है। अब शुरू करते हैं आपको जो मुद्दे की बात है, कि अभी इधर बीच हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे वीडियो बन रहे हैं कि आप चंद्रमा से चौथे भाव को देखिए, आपका सुख पता चलेगा। तो कुछ चीजें मैं आपको क्लियर करता हूं। ज्योतिष में कुंडली देखने के कुछ तरीके हैं। जैसे एक है लग्न के आधार पर देखी जाती है, एक है चंद्र राशि के आधार पर देखी जाती है। हमारे भारतवर्ष में लग्न के आधार पर कुंडली देखी जाती है और चंद्र राशि का 2 आधार पर कुंडली देखी जाती है। विदेशों में लग्न को बेस ना मान करके सूर्य को राशि केंद्र माना जाता है और उसके आधार पर, जैसे हम लोग चंद्र को राशि केंद्र मानते हैं, सूर्य को राशि केंद्र मान के देखा जाता है। तो कुंडली बेसिक स्टार्टिंग मतलब आधार पे अगर आप देखेंगे तो आपको कुंडली देखने के 3 तरीके सबसे पहले सामने नजर आते हैं। इन 3 तरीकों से कुंडली को स्टार्ट किया जाता है, आपकी लग्न पे, आपके चंद्र राशि के आधार पे और आपके सूर्य राशि के आधार पे। आपने देखा होगा कि वो बोलते हैं 19 जनवरी से लेकर के इतने फरवरी तक ये कुंभ राशि का समय चलेगा, जबकि अपने ऐसा नहीं, अपना चंद्रमा अगर कुंभ राशि में है तो कुंभ राशि चलेगी। वो जनवरी लग जाए, चाहे फरवरी लग जाए, चाहे 20 जनवरी हो जाए, चाहे 30 जनवरी हो जाए। तो हम लोग कुछ इस तरीके से चंद्र राशि के आधार पर, इसीलिए हम लोग की राशियां उनकी राशि से थोड़ा सा भिन्न होती हैं, थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि सूर्य तो एक निश्चित समय से राशि परिवर्तन करता है, लेकिन चंद्रमा के साथ ऐसा नहीं होता है। चंद्रमा किसी ग्रह में, किसी घर में राशि में ज्यादा टाइम लगाता है, किसी में कम टाइम लगाता है। तो ये चीज है। अब आपको ये समझना होगा कि आपको किसी भी तरीके से किसी भी भाव को समझने के लिए, अगर आप मान लीजिए सुख अपना तलाश रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लग्न से तलाशेंगे या चंद्र से तलाशेंगे। आमतौर पर लग्न बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होती है, लग्न राशि, क्योंकि देखिए एक आपका व्यक्तित्व होता है और एक आपका मन होता है, दोनों में अंतर होता है। अगर आपको लग्न नहीं पता है तो फिर अपने नाम के आधार पर चंद्र राशि भी, चंद्र राशि में जो आपका नाम बनता है उसके आधार पर भी आप अपनी कुंडली देख सकते हैं। नहीं कहते 100% मैच करेगी, लेकिन इतना मैच करेगी कि आपको मुसीबत से निकाल ले जाएगी, क्योंकि आपके सराउंडिंग में वो ऑरा बन रहा है जो नाम आपका लिया जा रहा है, तो उसका प्रभाव आपको 50% तो देखने को मिलता ही मिलता है। और दोनों मिल जाए तो फिर कहने की क्या बात है, बहुत अच्छा होता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप कोई भी कुंडली देख रहे हैं तो सबसे पहले आपकी हो या आपके परिजनों की हो, किसी को भी आप इतना तो आपको बेसिकली बता देना चाहते हैं कि आप सबसे पहले लग्न देखिए और चंद्र देखिए, इन दोनों को केंद्र बना के देखिए। चूंकि हम लोगों के लग्न में ही सूर्य के सारे गुण होते हैं, उदय होता है, सूर्य हमारे पूरब से उदय होता है, लग्न में सारे गुण सूर्य के होते हैं, तो इसलिए हम लोग सूर्य को केंद्र माने चाहे लग्न को माने, बात बराबर होती है। सूर्य राशि को महत्व नहीं देते हैं, सच्चाई यही है। अब वो विदेशी पश्चिमी संस्कृति या सभ्यता कैसे करती है वो उनका अपना आउटलुक है, हम लोग इसको नहीं मानते। अब मैंने एक जगह, एक सज्जन आए थे, उन्होंने बोला कि मैंने YouTube पे देखा कि अगर आपका भाग्य काम ना कर रहा हो तो भाग्य से चौथा भाव देख लीजिए, सुख का होता है। तो मुझे हंसी आ गई। तो
थोड़े से जानकार भी, अच्छे खासे जानकार थे, तो मैंने उनसे पूछा कि इसका मतलब 12वां भाव ठीक कर ले तो भाग्य सही हो जाएगा। तो बोले हाँ हाँ, जैसा यूट्यूब पे बताया। हमने कहा आप गारंटी लीजिए और बताइए 12वां भाव ठीक कर लेने से भाग्य कैसे सही हो जाएगा? जब भाग्य ही नहीं सही तो 12वां भाव कैसे आप ठीक कर लेंगे? जब आपका भाग्य ही नहीं सही है तो 12वां भाव ठीक कैसे कर लेंगे? आपका भाग्य नहीं आपका साथ दे रहा, विदेश कैसे चले जाएंगे? जेल तो जा सकते हैं, लेकिन भाग्य साथ नहीं, विदेश कैसे जाएंगे? जेल में बैठ के कौन सा आपको परिवर्तन कर लेंगे सुख में? तो 1 मिनट के लिए संकुचाए। तो हमने उनसे बोला, हमने कहा देखिए आपको बताते हैं, अगर इस तरीके से कि आप, हमने कहा फिर तो अगर भाग्य भाव को मजबूत करना है तो फिर नवम से पंचम भाव को मजबूत कीजिए। तो उनकी बात नहीं समझ में आई। तो मैंने उनको बताया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि देखिए, अगर इस तरीके से भाव को कैलकुलेट करने से कुछ होता तो आप ये मान के चलिए कि जो हमारे बीपीएचएस है, बृहद पराशर होरा शास्त्र में या पराशर मुनि ने जो भावात भावम बनाया है, जो भावात भावम की जो थ्योरी दी है, वो क्यों देते? वो भी कहते हैं हर भाव को केंद्र बना लो, उसके आधार पर बना लो। अरे हर भाव को केंद्र बनाने के लिए आपके पास डिविजनल चार्ट तो है ही है ना। आप डिविजनल चार्ट से देखिए ना, आप कैसे क्या सही कर सकते हैं। तो इस तरीके के वीडियोस को देख करके भ्रमित होने से बेहतर है अपना दिमाग जरूर लगाएं। और भावात भावम का मतलब यह होता है कि जो भावात भावम इसी सब चीजों की काट है। जैसे मैंने उनसे बोला कि आपको अगर नवम भाव नहीं समझ में आ रहा है तो आप नवम से नवम देखिए, नहीं पंचम देखिए। नवम और पंचम और लग्न ये एक त्रिकोण है, त्रिकोण है। अब ये क्या है, कहीं पर भी अब मान लीजिए ये त्रिकोण बनता है आपका, तो जो भी इन राशियों में, जो इन भावों में, नवम पंचम, उसमें इन भावों में जो भी तत्व होंगे वो इंटरनली आपस में, जो भी ग्रह बैठे होंगे आपस में एक दूसरे से इंटरनली जुड़े होंगे। आप इस पर मत जाइए वो योग कारक हैं या नहीं हैं, उनकी राशियां अलग हैं, वो ग्रह शत्रु हैं मित्र हैं, इस पर मत जाइए। आप ये मान के चलिए कि जैसे ही आप देखेंगे अपनी कुंडली में कि अगर कोई भी ग्रह लग्न में, पंचम में और नवम में बैठा है तो वो इंटरनली एक दूसरे से आत्मिक रूप से कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये एक त्रिकोण में आते हैं, ट्रायन में आते हैं। उसी तरीके से 2, 6, 10 में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो चूंकि वो ट्रायन बन जाता है ना, जैसे वो धर्म त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण होता है, तो उसके वो ट्रायन में बैठे हैं, भले ही वो एक दूसरे से संपर्क बनाओ लेकिन ट्रायन में जुड़े हुए हैं, तो वो इंटरनली आत्मिक रूप से सारे ग्रह एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हर त्रिकोण के अंदर की ये बात होती है। अगर आप ये सोचें कि नहीं वो तो 10 में बैठा हुआ है, वो 6 में बैठा हुआ है, वो छठा भाव सही नहीं होता 10, लेकिन इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि जो ग्रह आपका 6th हाउस में बैठा है और जो 10th हाउस में बैठा है वो इंटरनली कनेक्टेड है। जैसे आप कहीं बैठे हैं और आपके ताऊ का लड़का लंदन में हो या बेल्जियम में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन इंटरनली आप कनेक्टेड हैं, आपका डीएनए एक है। तो इसलिए आप लोग इसको अवॉइड नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो ट्रायन में बैठे हुए ग्रह होते हैं उनको आप कहीं भी इग्नोर नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते कि आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो जब भी कभी प्रेडिक्शन लेनी हो, देनी हो, तो उसको जरूर कंसीडर करना पड़ेगा आपको कि कौन से ट्रायन में क्या रिलेशन कौन सा ग्रह बना रहा है, ये आपको जरूर से ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, रहा सवाल, मतलब मैं उनकी बात से हैरान था, तो मैंने सोचा, मतलब विचलित था, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के बताता हूं कि कैसे कोई भी भाव से आप चौथा भाव देख करके आप सुख कैलकुलेट कर लेंगे। कर आप देखिए, बैलेंस कर लेंगे, वो समझ में आता है। उस भाव की पूर्ति अगर वो भाव करता होगा तो दूसरे पहले वाले भाव की कोई जरूरत ही नहीं ना। हर भाव का अपना अलग महत्व होता है। अब मान लिया 3rd हाउस है, 3rd हाउस का सुख कहां से देखेंगे? रोग ऋण शत्रुता से। सुख कैसे देखेंगे? बैलेंस देखेंगे, लेकिन सुख नहीं देखेंगे आप। ये आई रिपीट कि आप
अब 6th हाउस का जो सुख है वो आप कहां से देखेंगे? 9th हाउस से। कैसे देख लेंगे जरा बताइए, कौन सा कनेक्शन कहता है? नवम भाव का तो आपने 12 भाव से बता दिया, चलिए समझ में आता है, लेकिन 6th हाउस का कनेक्शन 9th हाउस से आप कैसे देख लेंगे? 9th हाउस तो ओवरऑल आपके भाग्य का है। 6th हाउस से क्या मतलब बनता है? हर भाव का अपना वैल्यू होता है। 6 का अगर बेसिकली आपको जानकारी जाननी है तो आपको 6 to 6 यानी 11th हाउस को अब देखना पड़ेगा। और मैं आपसे यकीन दिलाता हूं, समय धीरे धीरे बढ़ेगा। ये जितनी भी छोटी छोटी चीजें जो नए नए मतलब जो है खोजे हो रही ज्योतिष में, इसमें आधी से ज्यादा समय आने पे दम तोड़ देंगी, क्योंकि इनका कोई प्रॉपर मतलब जो है बहुत लंबा समय नहीं है, लंबा इनकी कोई लाइफ नहीं होती इस तरीके के छोटे छोटे फालतू के सूत्रों की। क्योंकि अगर ऐसा होता होता तो आज भी हम लोग हजारों साल पुराने ज्योतिष पे ही भरोसा, उसी लिखे ज्योतिष पे भरोसा नहीं कर रहे होते। आप देखिए, जैमिनी ऋषि ने जैमिनी बनाई, पराशर ऋषि ने पराशरी बनाई, लेकिन ये जो दो हमारी क्या बोलते हैं केपी पद्धति है एंड केपी पद्धति के साथ जो दूसरी वाली है, हालांकि मैं जैमिनी और पराशरी पे ज्यादा ध्यान देता हूं, तो भृगुनंदी नाड़ी इसको बोलते हैं ना, तो ये दोनों का आविष्कार कब हुआ? अभी 100 साल नहीं हुए, लेकिन ये सक्सेस क्यों है? क्योंकि एक्चुअली में जो पराशरी में डिकोडिंग कही गई है, जो पराशरी में डिकोडिंग हुई है, उसको उन्होंने मतलब प्रेजेंट किया है और उसको उन्होंने ऐसे पेश किया है कि एक्चुअली वही एक सही वर्जन है। जैसे केपी पद्धति है, तो केपी पद्धति नक्षत्रों से चलती है, उसमें पूरा नक्षत्र बेस्ड है। आप देखिए ना, हमारे पिछले आप 2000 साल 3000 साल पहले जाएंगे तो आप देखेंगे कि हम लोग राशि नहीं विचारते थे, नक्षत्र विचारते थे। उसका रीजन क्या है? आप देखिए, राशियां आपकी किसी भी भाव में पड़ सकती है। फर्ज कीजिए आपके चौथे भाव में राशि मेष राशि पड़ गई, तो चौथे में पड़ सकती है, पांचवें में पड़ सकती है, छठे में पड़ सकती है, किसी में भी पड़ सकती है। बट अगर राशि चौथे भाव में मेष पड़ी है तो नक्षत्र वही अश्विनी भरणी और कृतिका का पहला चरण मेष राशि में ही पड़ेगा, वो नहीं हिलेगा अपनी जगह से। आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, यही तीनों नक्षत्र हमेशा उसको पकड़े रहेंगे। तो बेस क्या है? बेस है मेन मकान का मेन मालिक कौन है? नक्षत्र। वो राशि को लेकर के चल रहे हैं, मेन गार्जियन कौन है? नक्षत्र। तो केपी पद्धति ने क्या किया? मेन को लेके चले। आप देखिए, हम लोग नवांशा क्या है? नवांशा एक राशि के 9 पार्ट हैं, यानी 12 राशियों में 108 टाइम्स जो पार्ट होते हैं उनको नवांशा ने पूरा पूरा डिफाइन किया है। तो 108 पार्ट का मतलब क्या हुआ? 108 पार्ट का मतलब यह हुआ कि हर एक नक्षत्र का एक एक पार्ट, यानी जो 4 पार्ट होते हैं हर एक नक्षत्र में, सारे के सारे पार्ट कैलकुलेट किए गए हैं। तो आप समझिए कि जो केपी पद्धति है, कृष्णमूर्ति जी जिन्होंने आदरणीय कृष्णमूर्ति जी ने जो केपी पद्धति का निर्माण किया, आप ये समझिए कि उन्होंने कितना बारीकी से अध्ययन किया और वही चीज परोसी, डिकोड करके हम लोगों के लिए बिल्कुल आसान से थाली में परोस दिया कि अब आप इस पे आप अप्लाई कर दीजिए और आपको प्रेडिक्शन अच्छे मिलेंगे, है ना। इसी तरीके से क्या है, सॉरी, तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि जो जैसे लाल किताब है उसकी डिकोडिंग है, लेकिन उसने कहीं भी ऐसी कोई छेड़छाड़ नहीं की, किसी को कुछ अलग से ऐड ऑन किया हो, डिकोडिंग की है। तो हमेशा उस विद्या पे आप विश्वास कीजिए जिन्होंने डिकोडिंग की, जिन्होंने कुछ अलग से ऐड ऑन कर दिया। अब इस ग्रह को अलग से ऐड ऑन कर दिया, और हमारे यहाँ कुछ ऐसे ज्योतिषी बने इन 400-500 सालों में कि जिन्होंने उसके भी गुणधर्म बता दिए। अरे जिस चीज से हमसे कोई लेना देना नहीं, तो उससे हमसे क्या लेना देना, उसको हम जो अपने ग्रह हैं उसमें इन्वॉल्व क्यों करेंगे? अब बिल्कुल बिल्कुल अपने आप में छोटी सी बात है कि मतलब जैसे वैज्ञानिकों ने बोला कि जो है वो कौन सा है, प्लूटो ग्रह, यूरेनस, तो कहने यूरेनस ग्रह की खोज कर दी, तो हमारे विद्वान बने, उन्होंने और ज्यादा खोज में लगा दिया।
कहने लगे कि वो जो है वो शास्त्रों में लिखा है कि जो है वो फलाना यूरेनस ग्रह से क्या होता है, इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, चाहे अच्छे मिलें चाहे बुरे मिलें, या मतलब यूरेनस अगर शनि के साथ बैठ जाए, या यूरेनस जो है वो थोड़ा डिटैचमेंट भी देता है, बड़ा बुद्धिमान ग्रह माना जाता है, बुद्धि का के लिए माना जाता है। नो डाउट उस ग्रह में ये चीजें होंगी, लेकिन वो हमारे ऊपर अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप समझिए, कोई ग्रह आपसे 280 करोड़ मील दूर है, भाई सबसे ज्यादा दूर शनि है, और उसके भी आगे प्लूटो है 380 360 ऐसे कुछ 360 वाट मील करोड़ मील दूर है, 360 करोड़ मील दूर है। उसका हम पर प्रभाव पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा है? चूंकि वो ये डिफाइन है, ये है कि चाहिए एक ग्रह है और वो सूर्य के चक्कर लगाता है, भले वो लंबे समय में लगाता हो, सबसे ज्यादा हमारे आउटर, हमारे जो सौर मंडल है सबसे आउटर पार्ट में वो है, सबसे लास्ट में वो नजर आता है प्लूटो, और हर्षल, ये दोनों बहुत लास्ट में नजर आते हैं, लेकिन उसका प्रभाव हम पे नहीं पड़ रहा है। आप खोज करके, और उस पे क्या कहते हैं ना कि हमारे ज्योतिषियों ने उसके गुण बता दिए, उसके गुण शास्त्रों में लिखे हैं, लेकिन शास्त्रों में अगर उसके गुण लिखे हैं तो आप ये देखिए ना, किसी भी चार्ट को उठा करके प्राचीन चार्ट के विषय में देखिए, कहीं नहीं नजर आएगा उसमें हर्षल का कोई गुण नजर आया हो, हर्षल का कोई इफेक्ट दिखाया गया हो, किसी जातक पे दिखाया हो, नहीं दिखाया गया किसी पे, नेपच्यून पे। तो मेरा सिर्फ कहने का सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाया कि आप लोग कभी भी इस ज्योतिष को देखें, अगर अपने चार्ट को देखें तो, अगर या कि वीडियो भी देखते हैं आप, तो आप ये समझिए कि आपके लिए क्या मतलब की चीज है, उसको ही पकड़ना है। आप ये जरूर छांटिए, आपके ऊपर है कि आप इसको जरूर छांटिए कि मेरे मतलब का है या नहीं है। अगर आपके मतलब का नहीं है तो बिना मतलब उसको अपने दिमाग में रख के कंफ्यूजन मत डालिए। जो हमारे शास्त्रों में नहीं है आप आज भले ही ले लें, मैं कौन होता हूं बताने वाला, मैं तो सिर्फ खाली एक इशारा कर सकता हूं, आप आज भले ही ले लें, लेकिन आप यकीन मानिए कि आने वाले समय में आपको खुद मन से, अपने मन से हार माननी पड़ेगी, नहीं यार इसका इफेक्ट तो है नहीं। अगर इफेक्ट होता तो 1930 में प्लूटो का खोज हुआ, 1781 में जो है वो हर्षल का खोज हुआ। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि तब से लेकर के 2006 में आने के बाद, मतलब समझिए 2006 और 1781, मतलब लगभग 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 225 साल बाद, अगर आप किसी 225 साल बाद अगर आप किसी चीज को बता रहे हो कि, तब आप ये डिफाइन कर रहे हो कि एक्चुअली में ग्रह को डिफाइन कर रहे हो कि ग्रह में अंदर ये खूबियां होनी चाहिए, तो इसका मतलब आपने ग्रह को ही नहीं डिफाइन किया और सामने वाले को ग्रह में रख दिया। तो इस तरीके से, अच्छा हमारे कुछ ज्ञानी बुद्धिजीवी उस समय के थे, उन्होंने उसके गुण बता दिए, शास्त्र को पढ़ा बता दिया, ये नहीं पढ़ा, हाँ उसमें गुण हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके गुण हमारे ऊपर कितना इफेक्ट डाल रहे हैं। जैसे प्रॉपरली शनि सबसे दूर है, लेकिन आप देखिए अच्छा अच्छा बिलबिला जाता है शनि की 7.5 आती है, हाँ उसका बिल्कुल सीधा असर आ रहा है, लेकिन उसका आप कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जिसका प्लूटो से असर आया हो हमारे ऊपर, जातक के ऊपर नहीं आता। आप इन्हीं ग्रहों के रेमेडी कर लीजिए, सही है, कोई लूटो प्लूटो नहीं। तो इस तरीके से कहते हैं कि जैसे हमने इन ग्रहों के विषय में बताना चाह रहे हैं, तो उसी बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि जब कुंडली देखने का तरीका देखिए, तो आप ये जरूर देखिए कि इनमें जो प्राचीन पद्धतियों के अलावा कोई चीज अलग से अगर एड ऑन हो रही हो, तो आपको तुरंत सतर्क होना है कि ये ऐसा तो नहीं है। कि आज की डेट में देखिए, हमने देखा, आप सभी देखते हैं कि कुछ भी चीजें डाल दीजिए, सब में लाइक मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, कुछ अच्छे मिलते हैं, कुछ नहीं तो बस खाली कुछ नहीं तो लाइक से मिल जाएंगे। अब वो डालने वाले पे डिपेंड करता है कि उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है। देखिए, हर तरह के लोग होते हैं, ज्योतिषी के ऊपर जितने ज्यादा ज्योतिषी हैं, इसका मतलब समझ लीजिए भगवान ने उतनी ज्यादा पृथ्वी पर अस्थिरता देखी है, तभी इतने ज्यादा अच्छे ज्योतिषियों को ज्ञान दिया है। ऊपर वाले के अलावा कुछ नहीं होता है, ईश्वर के अलावा हम कुछ नहीं मानते कि अगर हम ज्ञान कलेक्ट कर भी पा रहे हैं तो वो ईश्वर की कृपा है, हमारे मतलब पूर्व पुण्य कर्म है, या हमारे कर्म है, ईश्वर का आशीर्वाद के रूप में हमको मिल रहे हैं, या कह लीजिए ईश्वर का आशीर्वाद उस रूप में हमको मिल रहा है जो हम पब्लिक की सेवा कर पा रहे हैं। क्योंकि जब असंतुलन ज्यादा होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए लोग भी ज्यादा होते हैं। पहले गांव में 2-3 ऐसे पंडित जी होते थे कर्मकांडी, पंडित जी को बुला लाइए, पंडित जी काम करवा देंगे, और आज के हर घर में पंडित जी है।
लेकिन वो पंडित तो बन गए, ज्ञान तो हो गया, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। एक ज्योतिषी को, एक पंडित को, ब्राह्मण को, उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा काम इन्हीं के पास है सामाजिक संतुलन का, मानवता को मेंटेन करने का काम है। तो ये कौन करेगा? ये कहते हैं ना, प्राचीन समय में गुरु करते थे, क्योंकि अब तो वो प्रथा खत्म हो रही है, अब देख ही रहे हैं, ऐसा कोई साधन रह नहीं गया है। तो इनमें हमारे हिसाब से ज्योतिषियों को आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास ज्ञान है और समझ है तो उनको फिर आगे आकर के समाज, एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहिए और चीजों को अच्छी तरीके से पब्लिक के सामने पेश करना चाहिए। तो ये एक छोटा सा मेरा मन था, मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लें। अब हम बहुत जल्दी अपनी एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें पूरे के पूरे कुंडली को प्रॉपर देखने के तरीके के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला इसका एपिसोड हम कल डालेंगे। मिलते हैं तब तक। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।